का जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव की धूम मची हुई है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को साधने और दूसरे दल पे हमलावर होने की तरकीबें निकाल रहे हैं और एक के बाद एक सूबे की सियासत में सियासी बाण चल रहे हैं। न केवल इतना ही बल्कि आज पोस्टर वार भी देखने को मिला जिसमें लबरा से लेकर परिवारवाद तक के गंभीर बात जो है कार्टून के माध्यम से कह दिया गया। दरअसल 18वीं शताब्दी की उस बात को याद कर लीजिए जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कार्टून वार से राजनीतिक पोस्टर की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक कार्टून के जरिए राजनीति में वार प्रतिवार लगातार देखने को मिल रहा है। स्वरूप बदलते गए समय के साथ। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। परिवारवाद, लवरा गैंग, कार्टून वॉर, आरोपों की सियासत। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यही शब्द खूब चर्चा बटोर रहे हैं। नगरीय निकाय के लिए मतदान से करीब 13 दिन पहले कांग्रेस बीजेपी के पोस्टर वॉर पर जमकर सियासत हुई। दरअसल सुबह 10 बजे बीजेपी ने कार्टून जारी करते हुए कांग्रेस को परिवारवाद की मूर्ति बताया, जिसके ठीक 25 मिनट बाद यानी कि 10:25 पर कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर बीजेपी पर तंज कसा। ये निशाना घोषणा पत्र बनाने को लेकर मांगे गए सुझाव को लेकर रहा। दोनों पोस्टर देखिए, एक तरफ बीजेपी का परिवारवाद का आरोप, दूसरी तरफ कांग्रेस का सुझाव मांगने को ढोंग बताना। अब इस मामले पर बीजेपी की तीखी बयानबाजी भी सुन लीजिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है यह चुनाव में दिखा है। घोषणा पत्र को पूरा कैसे किया जाता है यह बीजेपी ने करके दिखाया है। आज छत्तीसगढ़ में कौन लबरा है ये विधानसभा चुनाव के परिणाम ने जवाब दिया, लोकसभा के चुनाव के परिणाम में जवाब मिला, रायपुर दक्षिण के चुनाव में परिणाम में मिला कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है। अब निकाय और पंचायत चुनाव का समय हो, बीजेपी का बयान सामने आए और कांग्रेस पलटवार न करे, ऐसा कहां संभव था। डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा और उनकी सरकार लबरा गैंग ही तो है। महिलाओं, किसानों, प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं, तो लबरा कौन है? यहाँ तो सनी लियोन को महतारी वंदन का पैसा मिलता है और पात्र महिलाएं भटकती हैं। 500 रुपए सिलेंडर देने वाले, प्रधानमंत्री आवास देने वाले, 31 रुपए समर्थन मूल्य देने वाले, 1 लाख नौकरी देने वाले, ठीक है नहीं। अब ये मिला नहीं तो लबरा कौन हुआ? अब आप साफ साफ बता दीजिए, लबरा कौन हुआ? क्या 1 लाख नौकरी मिला क्या? 3100 समर्थन मूल्य मिला क्या? 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे क्या? यहाँ तो अब सनी लियोन जैसे लोग को अब महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या फिर प्रदेश में उपचुनाव, पोस्टर वॉर पर सियासत होना लाजमी मानी जाती है। अब 11 फरवरी यानी मतदान से पहले कैसे कैसे मुद्दों को लेकर कार्टून वॉर होते हैं और इससे सियासत कितनी गर्माती है ये तो देखना होगा। इसके साथ ही देखने वाली बात ये भी इस पोस्टर वॉर का जनता के बीच क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने एजेंडे से चुनावी पकड़ मजबूत करने की जतन में लगे हैं, जिस पर सियासी बयानबाजियां सुर्खियां बटोर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से राजनीति में घमासान जो है वो चल रहा है। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से दाऊ अग्रवाल हैं, बीजेपी मीडिया के सह प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता है। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, वरिष्ठ नेता है, पीसीसी के महामंत्री रह चुके हैं। अमरजीत जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, राजनीति को बेहद करीब से समझने वाले
वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं पहला सवाल आज आपसे लेता हूं। मुझे मालूम था। जब हम पढ़ते थे तो इस बात का जिक्र होता था कि 1000 शब्द के बराबर एक चित्र होता था, और अब ये कहा जा रहा है कि एक चित्र के बराबर, माफ कीजिएगा, 1000 चित्र के बराबर एक कार्टून। कार्टून की जो मारक क्षमता है वो बेहद ही गंभीर है। यही वजह है कि राजनीतिक दल इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। क्या इसका लाभ होगा, बताइए जरा। बिल्कुल, आपने जो बात कही है वो एक चीनी कहावत का अंश है, और मैं इसको थोड़ा सा बदल रहा हूं कि एक कार्टून 1000 चित्रों के बराबर होता है। और निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में कार्टूनों के प्रयोग किए जाते हैं विपक्ष पर हमलावर होने के लिए, व्यक्तिगत हमले करने के लिए, और मुद्दों को जनता के बीच अच्छी तरह समझाने और उतारने के लिए। तो जब आम आदमी के जेहन में कार्टून की बात आती है तो आप देखिए कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई। जब ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में शुरू हुई पॉलिटिक्स, तो वहां पर विपक्ष को या सत्ता पक्ष को चिढ़ाने के लिए कार्टूनों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय राजनीति में भी हुआ, और चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर रहा हो, चाहे वो नेहरू का दौर रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का दौर रहा हो, चाहे अभी का वर्तमान राजनीतिक दौर हो, कार्टून का प्रयोग होता है। और इसमें निश्चित तौर पर मुद्दे होते हैं, इसमें व्यक्ति की इज्जत होती है, सामने होती है, और इसी तरह कई तरह के आक्रमण प्रतिक्रमण होते हैं, दोष प्रत्यारोप होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और आप देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी किस तरह से दोनों राजनीतिक दलों के बीच कार्टूनों की बमबारी हुई। आप देखिए कि काला चश्मा, फिर लबरा राजा, और जाने कितने तरह के प्रयोग। बीजेपी ने तो बहुत अच्छा महंगाई डायन खाए जाते। बीजेपी का जो कार्टून था, खासकर मनमोहन सरकार में, उसने तो पूरी बीजेपी को देश भर में ख्यात कर दिया था, महंगाई डायन खाए जाते, और उसका बड़ा नुकसान मनमोहन सरकार को उस समय इंडिया में चोट धक्का पहुंचा था। तो दोनों ही राजनीतिक दल इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान हम सबको रखना चाहिए कि कार्टूनों का इस्तेमाल तभी तक हो कि जहां हमकी मर्यादा बनी रहे, जहां पर एक दूसरे के इज्जत तार न हो, और जहां पर जनता के बीच एक स्वच्छ और स्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा हो शब्दों की, और वैसे ही बाण चलाया जाए ताकि उससे किसी का नुकसान न हो, राजनीतिक मर्यादा भी बनी रहे। ठीक है, मैं अनुराग जी का रुख कर लेता। अनुराग जी, कार्टून के इस्तेमाल पर अनिल जी ने विस्तार से प्रकाश डाला। जब बताइएगा कि मारक क्षमता लगातार तेज क्यों होती जा रही है, क्यों आप लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस परिवारवाद को लेकर चल रही है, और कार्टून के जरिए से बहुत सारे संदेश आजकल आप लोग दे रहे हैं। जब बताइए वजह क्या है। देखिए अवधेश जी, हर वो माध्यम जिससे जनता तक अपनी बात पहुंचे और विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार और कारगुजारियां उजागर हो, सारे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। हमारा विषय ये है कि जनता से सीधा जुड़ाव। आप बात कर रहे हैं परिवारवाद की। देश की आजादी के बाद लोकतंत्र के लिए लड़ने का दिखावा करने वाली कांग्रेस में आंतरिक राजतंत्र कायम है, और राजतंत्र आज तक है। आजादी के बाद से लेकर नेहरू जी से चालू करें, इंदिरा जी से होते हुए, राजीव जी से होते हुए, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। मुझे एक बात बताएं, ये तो स्पष्ट उदाहरण है ना। और अब परिवारवाद कांग्रेस के अंदर इतना गहरा पेट हो चुका है कि शीर्ष नेतृत्व नहीं, निचले स्तर तक कांग्रेस में परिवारवाद आ चुका है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण रायपुर नगर निगम का चुनाव है। एक व्यक्ति की सत्ता पिपासा के कारण इन्होंने पहली बार अपने ही कांग्रेस के अंदर की नेत्रियों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। क्या कांग्रेस में एक भी महिला नेत्री नहीं है जो महापौर के पद की दावेदार हो सकती थी? ये बड़ा प्रश्न है जिसको कांग्रेस की नेत्रियां ही पूछ रही है, और कांग्रेस को ही जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एक व्यक्ति के परिवार के लोगों को सीधे टिकट देना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। केवल इसकी बात न करें, तो लगातार बात उठा रहे हैं। घोषणा पत्र में भी हमने कार्टून जारी किया था, बिल्कुल, जिसमें हमने बताया था कि कैसे जनता अपने मांग रख रही है और भारतीय जनता पार्टी उन मांगों को पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी और माननीय विष्णुदेव साय जी ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि जनता का उनका विश्वास उनके पास है। दूसरी तरफ उसी कार्टून में हमने दिखाया था कि भूपेश बघेल जी और दीपक बैस जी को जनता पत्थर से मार, मतलब प्रतीकात्मक है कि वो समझा रही है कि आपने किए वादे 5 साल में पूरे नहीं किए, बल्कि छत्तीसगढ़ियों के जेब का एक एक पैसा खा गया। मुझे लगता है कि ऐसी सारी बातें जो जनता के दिल तक सीधे पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी वो सारे प्रयास करती है और करते रहेगी। ठीक है अमरजीत जी, आपने तो जारी कर दिया था आपकी लबरा गैंग। अरुण साहब जी बड़े गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, कि कौन घोषित लबरा है ये प्रदेश की जनता ने 2023 में बता दिया है अपने मताधिकार के जरिए। क्या कहेंगे जब बताइए। अब परिवारवाद पे भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। बात कांग्रेस की नेत्रियां पूछ रही है कि क्या महिला कांग्रेस में कोई नहीं था?
देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जिस पार्टी का नाम ही जुमला पार्टी है, माननीय अमित शाह जी ने स्वयं एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि हमने तो जुमला कहा था। केंद्र की भी इनकी सरकार आई तो देश की जनता ने देखा कि इन्होंने बड़े बड़े झूठे वादे किए, जिसको बाद में जुमले का नाम दिया गया। 15 लाख देने की बात आई, नहीं मिला। इन्होंने 35 रुपए में पेट्रोल डीजल देने की बात कही थी, नहीं हुआ। 1 के बदले 10 सर की बात हुई थी, नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे बोले थे, नहीं हुआ। ये लोग, जो लोग नाली की पानी से गैस बना सकते हैं, जो लोग बदली में छुपा के हवाई जहाज से आक्रमण करा सकते हैं, जो लोग जब डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल नहीं हुआ था, अस्तित्व नहीं आया था, तब ये डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के, जब ईमेल का आविष्कार नहीं हुआ था, ये मेल कर सकते हैं, तो ये झूठी और लबरा पार्टी कौन है? जनता जानती। जो सच है वो हमने कहा। अब ये अपनी खामियां छुपाने के लिए परिवारवाद का बात करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अनुराग ठाकुर को पारिवारिक विरासत नहीं मिली? क्या राजनाथ सिंह जी के बेटे को पारिवारिक विरासत नहीं मिली? क्या सिंधिया जी के बेटे को पारिवारिक विरासत नहीं मिली? अगर वहां की बात भी छोड़े तो क्या जय शाह को अपने पिता का लाभ नहीं मिला? और यहां पर छत्तीसगढ़ की जहां तक अपन बात करें, क्या अभिषेक सिंह जी को उनके पिताजी की विरासत नहीं मिली? क्या केदार कश्यप जी को उनके पिताजी की विरासत नहीं मिली? क्या अमर अग्रवाल जी को उनके पिताजी की विरासत नहीं मिली? और अपर रायपुर अभी नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो क्या प्रफुल्ल विश्वकर्मा की परिवार के लोगों को अभी पार्षद की टिकट नहीं मिली? क्या प्रमोद साहू के परिवार के लोगों को पार्षद की टिकट नहीं मिली? तो भाई ऐसा है, ये राजनीति है। अगर एक पिता काबिल है, उसका बच्चा उसके परिवार में काबिल है, तो पिता की विरासत बच्चों को जाती है। इसमें इनको बड़ी बात नहीं करना चाहिए। पर क्या है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई बात नहीं है, तो घूम फिर के इनको सोते जागते हर समय गांधी परिवार का भूत नजर आता है, उससे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मुद्दे नहीं है तो ये इस तरह की बात करते हैं। ये इनको मुबारक हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। और लबरा कौन है, ये देश की जनता ने भी देखा है और प्रदेश की जनता ने देखा है, और वो चुनाव परिणाम में दिखेगा। बिल्कुल, चुनाव परिणाम में दिखेगा। अनिल जी, जनता के मन में क्या चल रहा होगा? साहब, कार्टून वार, पोस्टर वार, राजनीति में बयानबाजियां, लबरा गैंग, परिवारवाद, तमाम तरह के राजनीतिक जो प्रचार है वो चल रहे हैं। जनता के मन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि जनता जनार्दन को ही तय करना है। देखिए अवधेश, निश्चित तौर पर जनता जनार्दन भी पूछ रही है और पार्टी का कार्यकर्ता भी पूछ रहा है कि भाई, जो कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है, पसीना बहाता है पार्टी के लिए, आप टिकट देते समय आप परिवारवाद ला देते हैं। और मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि इसकी वकालत की जा रही है परिवारवाद पर कि अच्छी बातें देना चाहिए। फिर कार्यकर्ता क्या रहे? चावला जी जैसे लोग आज तक 50, 20 साल, 25 साल हो गए राजनीति में, आज तक उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। और कई बेटे, पत्नियां, बेटे, पति, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत परिपाटी है। मुझे याद है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के एक बड़े राजनेता के बेटे का टिकट यह कहते हुए काट दिया था कि हम राजनीति में परिवारवाद नहीं चलने देंगे। कोई तो पार्टी होगी, कोई तो नेता होगा जो इस चीज को खत्म करना चाहेगा। कांग्रेस में परिवारवाद की जब बात होती है तो उसके सामने गांधी परिवार होता है कि एक ही परिवार क्यों लगातार प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ है। तो सवाल बीजेपी का और कांग्रेस का है, वहां जनता से ज्यादा कार्यकर्ताओं का दुख है कि हमको मौका मिलना चाहिए। और एक बात और बताऊं आपको, इसमें निश्चित तौर पर जब आप कार्टून पत्रकारिता में व्यंग करते हैं, आप कार्टून करते हैं, एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और वो मर्यादा बीच बीच में तार भी हुई है। मुझे याद है कि 2 बड़े उदाहरण दिए थे कि विपक्ष की तरफ से एक विज्ञापन आया था, कार्टून आया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो नजारा ये था कि एक ही परिवार जो है वो राजनीति में आगे चल रहा है। इसी तरह मुझे याद है कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक बड़ा कार्टून लाया गया और वो कार्टून पांचजन्य में छपा, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस समय संपादक थे, जो बाद में जनसंघ के संस्थापक बने। पंडित नेहरू को लेकर जो कार्टून प्रकाशित हुआ, उस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अफसोस जाहिर किया कि ऐसे कार्टून नहीं आने चाहिए जिससे राजनेताओं की छवि दागदार हो। तो कार्टून के चलते आप हमले करिए, लेकिन वो मुद्दे तक सीमित होना चाहिए। वो राजनीतिक साख को किसी की अनावश्यक गिराने की वो नहीं होना चाहिए। और जनता तो समझदार है, उसके सामने तो जितने मुद्दे सामने आएंगे निश्चित तौर पर वो समीक्षा करती है। लेकिन सबसे बड़ा दुख पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के जो दिग्गज महापुरुष होते हैं उनको लेकर के होता है। ठीक है अनुराग जी, जवाब दीजिएगा। आप लोग लगातार कुछ पिछले चुनाव से आप लोगों को सफलता मिल रही है, नाना प्रकार के जो टूल्स होते हैं प्रचार प्रसार के, उसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। क्या आपको लगता है कि जनता के दिमाग तक वो कार्टून की छवि पहुंचती है और वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है? एक दूसरा, परिवारवाद के कई उदाहरण अमरजीत जी बता रहे थे, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं 2-3 बातें एक साथ करता हूं।
परिवारवाद में अगर पुत्र अगर योग्य हो तो पिता का उसको अधिकार मिलना चाहिए, ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन वंशानुगत पीढ़ीगत अगर ये बात वहां तक पहुंचती तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। एक बड़ी बात कही इन्होंने कि वादा नहीं निभाती, जुमला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि देश की राजनीति में लंबे समय तक लोग ने एंटी इनकम्बेंसी बात सुनी थी, प्रो इनकम्बेंसी अगर किसी ने सुना है तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ है। माननीय मोदी जी पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार अगर विजय प्राप्त किया तो ये प्रो इनकम्बेंसी का परिणाम था। जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात माननीय मोदी जी ने वहां से चालू किया था कि धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें और किसानों के आय दुगनी की जो बात कर रहे हैं माननीय मेरे अमरजीत भाई, तो 2013 में जब आपकी सरकार गई थी तो याद करिए उस समय किसानों का समर्थन मूल्य होता था 1340 रुपए प्रति 1 क्विंटल। आज का रेट क्या है? 31 रुपए तो छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। आपके दीपक भाई ऐसी बड़े आसानी से कहेंगे कि मिला क्या 3100 रुपए। आप शहर में घूम के देखिए साहब, मिला क्या? प्रधानमंत्री आवास, आपको याद होगा कि आपके तात्कालिक पंचायत मंत्री बकायदा पत्र लिखकर इस्तीफा देते हैं कि हमने एक मकान नहीं बना पाया। 8 लाख 8.5 लाख मकान तो हमारे आ गए, 3 लाख मकान शिवराज सिंह जी देके गए। जनमन के नाम से आदिवासियों को 32,000 मकान, समर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 मकान, और उस पर भी दिल बड़ा करते हुए जो जनता को दिखाने के लिए आपने 47,000 मकान का सर्वे किया था, वो मकान भी हम लगातार दे रहे हैं। ये कहते हैं वादा निभाना। महतारी वंदन की बात कर रहे हैं, हमने महतारी वंदन में प्रत्येक महिला को उनके घर पहुंचा के 1,000 रुपए देना चालू किया है। 5 साल तक 500 रुपए के लिए आपने विधवाओं तक को नहीं छोड़ा, आपने बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा। आप दूसरी बात कर लीजिए, तेंदुपत्ते की कीमत की बात करो, भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए। ये कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वसनीयता अगर राजनीति में किसी ने लेके आई तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और इसको स्वीकार करिए। मैं तो कहता हूं कि चाहे ऑन रिकॉर्ड हो चाहे ऑफ रिकॉर्ड हो, जो गलत है वो गलत है। अगर परिवारवाद गलत है तो उसका विरोध करना ही चाहिए, सारे मंचों पर करना चाहिए। बिल्कुल सही अमरजीत जी। ठीक है साहब, परिवारवाद की बात हो गई। दोनों ही दलों में परिवारवाद के उदाहरण दोनों ही दल के आप नुमाइंदे हैं, अब दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि योग्यता के आगे क्या परिवारवाद जो है वो योग्यता की भेंट चढ़ जाएगा? मतलब जो परिवारवाद के सामने योग्यता को दरकिनार कर दिया जाएगा क्या? देखिए, योग्यता अगर होती है तो उसको कोई छुपा नहीं सकता। जैसे सूर्य के सामने कई बार बदली आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए अंधकार आ गया। सूर्य अपनी तेजी के साथ फिर से चमकता है, बादल छटता है और उसकी रोशनी फैलती है। तो जो योग है उसको आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं सकता। लेकिन क्या होता है, आरोप लगाना है, झूठ बोलना है तो झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो झूठ जो है वो सच लगने लगे। आप मुझे ये बताइए कि मुद्दा तो ये होना चाहिए कि हमने कहा लबरा पार्टी, अब आप साबित करो कि आप लबरा क्यों नहीं हो। बात परिवारवाद की करते हैं तो परिवारवाद वो आप में भी वो परिवारवाद नहीं होता। जो काबिल लोग होते हैं वो सामने आते हैं। रही बात रायपुर की, हमने जो टिकट दी है तो एक वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ के लिए वो लोगों की मदद करती है। उसने कई वृद्धाश्रम में काम किया है, कई दिव्यांगजन आश्रमों में उसने काम किया है, बाल आश्रम में काम किया है। बहुत पढ़ी लिखी महिला जो लगातार प्रमोद दुबे के कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय राजनीति में पर्दे के पीछे की भूमिका निभाती रही। तो बहन मीनल चौबे भी छगन चौबे जी की मिसेज थी, जो छगन चौबे जी को टिकट नहीं मिली महिला होने कारण, तो मीनल चौबे मिले। मैं ये मुद्दा नहीं, मैं ये कहता हूं हम कह रहे हैं लबरा पार्टी। तो हम क्यों कह रहे? आपने कहा 500 रुपए सिलेंडर देंगे, क्या आपने सिलेंडर दिया? आपने कहा था कि सारी माताओं को हम देंगे महतारी वंदन का, आप 70 लाख बहनों को दे रहे हैं। बाकी की 80 लाख बहनें जो छत्तीसगढ़ की छूट गई उसमें भी आप नियम कायदा लगा दिए, उसमें भी कहीं नहीं दे रहे। सन्नी लियोनी को दे रहे हो। आपने कहा था कि हम जो है 1 लाख शासकीय पदों पर नौकरी देंगे। 13 महीने में कितने लोगों को दिए? 10 लाख रुपए मुफ्त इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेंगे बोले थे। 13 महीने में कितने लोगों को आपने स्वास्थ्य बीमा कराया? तो आप झूठ मत बोलो। आपने 3101 मुफ्त देने की बात की थी, क्या आपने 3101 मुफ्त दिया? मैं बोलता हूं मजा तो तब आता है जब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि आज मेकाहारा में गरीब आदमी परेशान हो रहा है, करोड़ों की मशीनें धूल खाते पड़ी हुई हैं, उसका कोई बात नहीं कर रहा। पूरा शहर मच्छर और धूल में भिगा हुआ है, उस पर 13 महीने पे कोई बात नहीं कर रही। मजा तो तब आता है स्काई वॉक की बात करते हैं जो इनके 15 साल की असफलता का स्मारक बन के रायपुर के हृदय स्थल की छाती में मूंग डल रहा है। मजा तो तब आता है जब हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करते, हमारी सरकार बनते सार, जिसमें हमने देखा कि कैसे वो इस एक्सप्रेस हाईवे भसक गया था और 2 साल हमको फिर से बनाने में लग गए। तो ये झूठ बोलते हैं, लेकिन एक खासियत है कि इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं कि जनता इनकी बातों के धोखे में आ जाती है और उससे कई बार परिणाम हमारे विपरीत हो जाते हैं। लेकिन हम सच बोलते हैं, साहस के साथ बोलते हैं और सच का सामना इनको करना चाहिए, ना कि झूठ और लबारी के साथ चुनाव में आना चाहिए। अमरजीत जी, ये कैसा झूठ है कि 54 सीटों पे जनता भरोसा जता देती है भाजपा पे 2023 में?
2024 में 11 में से 10 सीटों पे भरोसा जता देती है। उपचुनाव में भी जनता लगभग 50,000 जनता भरोसा जताती है। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब अनिल जी, ठीक है अनुराग जी आप जवाब दे दीजिए, फिर अनिल जी का रुख करूंगा। मुझे लगता है कि माननीय मेरे अमित अमरजीत जी की मैथमेटिक्स बड़ी कमजोर है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 4 लाख महिला है, जिसमें 70 लाख महिलाओं को मिलता है। अब किस 80 लाख महिलाओं की बात करते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। कभी एक बार कांग्रेस पार्टी के अंदर की महिलाओं से पूछो क्या उसे 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा है क्या? वो बताएंगे हाँ मिल रहा है। क्या हमने सरकार बनते ही 2 साल का बोनस धान का बकाया नहीं दिया क्या? हमने दिया। क्या प्रधानमंत्री आवास की बात की थी? हमने नहीं दिया क्या? आप कह रहे हैं कि मेकाहारा में मशीनें धूल खाती फिर रही हैं। 500 करोड़ का रीएजेंट का घोटाला आपके समय के कार्यकाल का है भाई साहब। उन जगहों पे आपने रीएजेंट भेज दिया जिन जगहों पे मशीनें तक नहीं दी। इसकी जिम्मेदारी आपको नहीं थी। आप एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, आपके सरकार के पास फाइलें थी, आपके पास अधिकारी थे, आपने एक भी भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी नेता के पास एफआईआर किया क्या? एफआईआर करेंगे कैसे जब वहां पे घोटाला नहीं हुआ था? हमने 3 साल में एक्सप्रेसवे बनाया था, आप 3 साल में उसको रिपेयरिंग तक नहीं कर पाए। कोरोना काल था भाई साहब बीच में। आपके कार्यकाल की अयोग्यता है। आप कहते हैं ना, आप बताइए कि आप परिवारवाद छोड़ के बताइए आपने क्या क्या किया। मैं लगातार लाइन से गिना रहा हूं कि लगातार हमारे काम हो रहे हैं, जनता उनको लगातार सहमति दे रही है। साहब आप किस मुंह से जनता के पास जाएंगे हमें तो समझ नहीं आता। 54 प्रचंड बहुमत से चुनी हुई आपकी सरकार भ्रष्टाचार के कारण नेस्तनाबूद कर दी गई। लोकसभा में आपने मुखी खाया। आपके तो विधानसभा चुनाव में जितने वोट आपके प्रत्याशी को नहीं मिले तो उससे ज्यादा अंतर से हमने हारा है। मुद्दे आप बताइए साहब, किन मुद्दों के लेकर जाएंगे? जनता आपका इंतजार कर रही है। चले अनिल जी मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे हैं शहर के नगरीय निकाय चुनाव में? मुद्दों पे बात चल रही है। मुद्दे सारी जनता जानती है। जहां तक कार्टून की बात है, लबरा वाले जो मामले है, जनता ये जानती है कि दोनों ही पार्टियों में इस तरह के लोग हैं, वादे करते हैं और वादे पूरे नहीं होते, इसलिए जनता हंस करके बोलती चल हट लबरा। अब देखिए सवाल यह है कि जो कार्टून की बात हो रही है, जो मुद्दे की बात हो रही है वो ये है कि लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव फिर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस अगर हार रही है तो उसे ये सोचना होगा कहीं ये मोदी की गारंटी का कमाल तो नहीं है। जिस तरीके से 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, या पार्टी बीजेपी वादे लगातार पूरे कर रही है, या कांग्रेस जिस तरह शराब घोटाले को लेकर के घिर रही है, अभी उनके पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हो गई है, जनता को ये सब पसंद नहीं आता है। ये कार्टून से ज्यादा घातक होता है ये सब चीजें। तो कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा अवधेश, कि कार्टून का बहुत बड़ा प्रभाव राजनीति में होता है। इसका उदाहरण राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव था। हिलेरी क्लिंटन चुनाव हार गई क्योंकि दूसरे दौर में उन्होंने जो अभी राष्ट्रपति बने हैं उनका एक ऐसा नंगा कार्टून पेश करके सामने रख दिया था जिसमें सिर्फ ट्रंप जो है सिर्फ अंडरवियर में दिख रहे थे। वो वहां के सभ्य समाज को ये कार्टून जमा नहीं। उन्होंने बोला कि कितने भी यौन शोषण के आरोप राष्ट्रपति पर हों, लेकिन एक उम्मीदवार के तौर पर आप सार्वजनिक तौर पर उनको इस तरह कार्टून बना के पेश नहीं कर सकते। हिलेरी क्लिंटन का 1.5% वोट उस कार्टून ने कम कर दिया था। तो राजनीति में इस तरह से कार्टून का प्रभाव होता है। मुझे लग रहा है दोनों ही राजनीतिक दल अब थोड़ा संभल करके कार्टून वार करेंगे। ठीक है अमरजीत जी, क्या मर्यादा तार तार की जाएगी महज चुनाव जीतने के लिए? कई सवाल उठते हैं इस पूरे कार्टून वार पे। हम देखें, पोस्टर वार पे देखें, पिछले चुनावों से कई बार सवाल उठे हैं उसके शब्दावली को लेके, उसके तस्वीरों को लेके, देने वाले हिडन मैसेज को लेके। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो मर्यादाओं के तार तार होने के घोर खिलाफ हूं, चाहे किसी भी तरफ से हो। लड़ाई हमेशा स्वच्छ तरीके से और आमने सामने की होनी चाहिए। हल्के शब्दों का प्रयोग और मर्यादा के विपरीत जाने वाला कोई भी कार्य कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं इससे हर समझदार आदमी सहमत होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे मेरे काबिल प्रवक्ता, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत अच्छे से ये बातों को ट्विस्ट करते हैं। मैंने जो इनके घोषणा पत्र और मोदी की गारंटी, मतलब सबसे बड़ी गारंटी बोल के जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, उस घोषणा पत्र में क्या एक भी वादे इन्होंने पूरे किए? उस पर उन्होंने बहुत सफाई से ट्वीट किया और उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएंगे क्या कि आपने ईवीएम पे कराएंगे, फिर बैलेट पेपर पे कराएंगे, फिर ईवीएम पे कराएंगे किया, फिर ईवीएम में वीवीपैट नहीं किया। आपने बहुत स्टाइल से सारे प्रशासक पहले बैठा दिए, उसका जिला पंचायतों में अपनी पसंद के अधिकारियों का ट्रांसफर उद्योग लगा के बैठा दिया। आपने आरक्षण में ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया। देखिए बिलासपुर महापौर ओबीसी के लिए आरक्षित है, वहां पर भी इन्होंने अन्याय किया कि एक सर्टिफिकेट के नाम से, जिसके नाम से विवाह
विवाद था, वो पूजा विधानी को वहां से टिकट दी, इनको कोई ओबीसी नहीं मिला। तो इनके क्या है, बोलते ना दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। तो ये ओबीसी विरोधी पार्टी है, ये दलित विरोधी पार्टी है। जो घोषणा पत्र में वादे किए उस पर बात नहीं कर रहे, खाली झूठ बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूं, एक देश एक चुनाव की बात करने वाले छत्तीसगढ़ में 2 चुनाव तो एक साथ करा नहीं पाए। एक साथ आचार संहिता हुई, सब कुछ ही, लेकिन परिणाम में देखिए 1 हफ्ते का गैप डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है और इनकी बेईमानी इससे झलकती है। मैं बोलता हूं कुछ मत करिए। 13 महीने में छत्तीसगढ़ में शासकीय भूमि क्या थी जब इनकी सरकार बनी, और आज शासकीय भूमि कितनी है? अरबों रुपए का भ्रष्टाचार इनकी सरकार का निकलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग शामिल हैं, जो शासकीय भूमि पे कब्जा करने का बड़ा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र कर रहा हूं। इस पे बात होनी चाहिए, आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने की बात होनी चाहिए, ना कि मर्यादा के विपरीत हटकर हल्की बात होनी चाहिए। अमरजीत जी, भरे चुनाव में मैं आपको वादा करता हूं अगली डिबेट में आपके साथ इसी मुद्दे पे करूंगा कि जमीन के मामले पे आप दस्तावेज लेके आइएगा। अनुराग जी, जवाब दीजिए आप सिलसिलेवार कि क्यों ऐसी बातें निकल के आ रही है कि जमीन का मामला हो, विश्वास न होने का मामला हो, तमाम चीजें निकल के आ रही है। जरा जवाब दीजिए। पुराने पुलिस हेडक्वार्टर के बाजू अपने किस चहेते को, जिनका नाम अभी एक घोटाले में आया है, शहर के अंदर बहुत बड़ी एकड़ों जमीन दी गई है। ये अगर खोलेंगे तो निकलेगा। और मुझे याद है कि जमीन के बंदर बाट का पूरा प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया था। जब औने पौने रेट में जमीन बेचने की बात हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट में गई तो मामला रुका है। अब एक बड़ा हास्यास्पद सा सवाल आजकल कांग्रेस करती है, बार बार वे ईवीएम और किसी और मुद्दे पर सवाल, बैलेट पत्र पे सवाल करती है भारतीय जनता पार्टी से, जबकि उनको सवाल करना चाहिए चुनाव आयोग से। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 20 बार से अधिक बार तक आपको खुला चैलेंज किया है, दुनिया भर के सारे आईटी एक्सपर्ट्स आपके पास है, लाके ईवीएम को चैलेंज करिए ना साहब। उन पे आप सवाल उठा नहीं पाते हैं। जब आप ईवीएम से सरकार बनाते तब आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। और उससे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने इससे हास्यास्पद सवाल उठाया है कि एक ईवीएम से पार्षद का भी चुनाव होगा और उस ईवीएम से महापौर का भी चुनाव होगा। ये कैसे संभव होगा? भैया पूछिए ना प्रश्न, आप प्रश्न ही गलत व्यक्ति से पूछते हैं। तो मुझे लगता है बार बार कि आप ईवीएम पर प्रश्न उठाकर अपने हार का कवर करने की बड़ी बड़ी कोशिश करते हैं। और मैं एक बात कहता हूं, सब 5 साल आपकी भी सरकार थी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाकर सरकार बनाए थे। पर सरकार बनते ही लगातार एसआईटी का गठन किया था। पूरे 5 साल में एक भी एसआईटी का परिणाम क्यों नहीं आ पाया? और सबसे दुखद और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि जिस नक्सल हमले में आपका पूरा शीर्ष नेतृत्व चला गया, आपके तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष और पिछले 5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते रहे कि झीरम का सबूत मेरे जेब में है। 5 साल तक उस सबूत के पक्ष में कार्रवाई करने का एक भी उदाहरण क्यों नहीं हो और लगातार नक्सलियों के पक्ष में खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उस पर भी कुछ सवाल जवाब दीजिए। और 1 साल के अंदर 250 से ऊपर नक्सली की मुठभेड़ में मौत होती है, 1000 से ऊपर गिरफ्तारियां होती है, 1000 से ऊपर आत्मसमर्पण होते हैं, और अगले 1.5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के जमीन से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी आप सवाल उठाने का प्रयत्न करते हैं, इस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता सवाल पूछेगी भाई साहब। चलिए, जवाब तो देना होगा, लेकिन कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ के इस नगरीय निकाय चुनावी समर में एक के बाद एक नए मुद्दों पे पॉलिटिक्स जारी है। इस पॉलिटिक्स का परिणाम क्या होगा ये जनता तय करेगी और चुनावी परिणाम बताएगी कि किसके वार और प्रतिवार में ज्यादा धार था, जनता के दिलों तक पहुंच पाया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमरजीत जी आपका शुक्रिया, अनुराग जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।